हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। आज हम करेंगे सीटेट पेपर 2 के 1 जनवरी के आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इसके पहले के वाले वीडियो में हमने 1 से 10 तक कर लिया है। ठीक है, इंटेलिजेंस इज अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर। तो हार्वर्ड गार्डनर ने क्या कहा है? हार्वर्ड गार्डनर ने कहा है बुद्धि कई प्रकार की होती है। 8 प्रकार की पहले कही थी, फिर और भी 2-3 प्रकार ऐड हो गए, लेकिन अभी एनसीईआरटी में 8 प्रकार ही बताया गया है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने क्या कहा है? बुद्धि कई प्रकार की होती है। ठीक है, ए पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं कहा है, ए निगेटिव चेंज इन बिहेवियर भी नहीं, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ओरिजिनल प्रोडक्ट्स भी नहीं। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि ए सेट ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट एबिलिटीज। हार्वर्ड गार्डनर ने कहा है कि बुद्धि कई प्रकार की होती है। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है? हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह है। किसी के पास मैथमेटिकल रीजनिंग वाला बुद्धि होगा, किसी के पास लिंग्विस्टिक होगा, कोई कोई मतलब हर तरह का बुद्धि होगा, किसी के पास स्पेशल बुद्धि होगा, कोई नेचुरलिस्टिक होगा। 8 तरह का बुद्धि होगा। एजर्सन, टीचर्स शुड फॉलो स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम पेडागोजी एंड मेथड्स ऑफ असेसमेंट। कह रहा है कि टीचर को जो है स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम फॉलो करना चाहिए। स्टैंडर्डाइज्ड मतलब होता है सबके लिए एक समान, जबकि टीचर को क्या करना चाहिए? सबके लिए एक समान नहीं करना चाहिए, बच्चे के अनुसार करना चाहिए। डिफ्रेंशिएटेड, ठीक है, डिफ्रेंशिएटेड मतलब होता है कि हर बच्चे के अनुसार अलग अलग, जैसा जैसा बच्चा है उसके अनुसार वैसा ही करिकुलम। ये स्टैंडर्डाइज्ड नहीं होना, सबके लिए एक जैसा नहीं होना चाहिए। एजुकेशनल सिस्टम शुड इग्नोर एंड डिसमिस इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस को इग्नोर नहीं करना है। अमोंग द चिल्ड्रन, इंडिविजुअल डिफरेंस को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, इंडिविजुअल को डिफरेंस को ध्यान में रख के पढ़ाना है। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, दोनों ही स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले इसको हिंदी में कर लेते हैं। शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना चाहिए। मानकीकृत पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए, हर बच्चे के अनुसार बनाया जाना चाहिए, नीड के अनुसार। शैक्षिक प्रणाली, मानकीकृत मतलब होता है सबके लिए एक जैसा। शैक्षिक प्रणालियों को बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को नजरअंदाज करना चाहिए, व्यक्तिगत मतभेदों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रख करके शिक्षा का कोई भी सिस्टम बनाना चाहिए। तो ए भी गलत और आर भी गलत, ए एंड आर दोनों गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इनकरेजिंग गर्ल्स टू टेक अप लैंग्वेजेस एंड आर्ट्स एंड डिस्करेजिंग देम टू टेक अप मैथमेटिक्स एंड साइंस इज एग्जाम्पल ऑफ। अगर कोई लड़की को कहता है कि तुम लैंग्वेज और आर्ट्स लो और मैथ और साइंस नहीं लो, तो ये किसका उदाहरण है? इक्विटी तो इससे होगा नहीं, कॉन्स्टेंसी भी नहीं होगा। ये सीधा क्या है? डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, लड़का लड़की में भेदभाव है। तभी तो कह रहा है कि तुम लैंग्वेज और आर्ट्स लो, मैथमेटिक्स साइंस नहीं लो। एम्पावरमेंट तो होता जब उसको कि उसके लिए कुछ किया जाता, तो उसके साथ क्या हो रहा है? भेदभाव हो रहा है। ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। लड़कियों को भाषा और कला को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और गणित और विज्ञान को अपनाने के लिए उन्हें हतोत्साहित करना क्या है? ये जेंडर भेदभाव है। और अगर पूछता कि ये मानना कि लड़कियों को ये कहना कि तुम कला और भाषा ही ले सकती हो, तुम गणित और विज्ञान नहीं ले सकती हो, तो वो हो जाता जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, स्टीरियोटाइप। जो आदमी दिमाग में ये सोचता है ना कि लड़की मैथ नहीं पढ़ सकती है, तो वो उसको कहते हैं स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप होता है जो पहले से चला आ रहा है और हमने उसको मान लिया, चाहे वो गलत हो या सही हो। Which of the following statements correctly describes the relationship between language and thought as per the socio-constructivist perspective? सोशियो-कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव, सोशियो-कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब बायगोत्स्की। बायगोत्स्की के अनुसार लैंग्वेज क्या है? ठीक है,
ये देखना है। लैंग्वेज डिटरमाइंस थॉट, थॉट इज गवर्न एंड डायरेक्टेड बाय लैंग्वेज, रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट इज बाई डायरेक्शनल। यही है इसका सही आंसर। लैंग्वेज एंड थॉट आर इंडिपेंडेंट तो हो ही नहीं सकता। लैंग्वेज आप भाषा से ही सोचते और सोचते। अगर पियाजे कहता तो पियाजे दिया हो रहा था तो पियाजे कहते हैं कि पहले भाषा आता है, फिर पहले विचार आता है, फिर भाषा आता है। थाउट पहले आता है, थाउट जो है वो लैंग्वेज को प्रोसीड करता है। और बायगोत्स्की कहते हैं कि लैंग्वेज और भाषा साथ साथ चलता है और बाद में दोनों मर्ज हो जाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और विचार के संबंध में सही वर्णन करता है? तो इसका जो सीटेट ने आंसर माना है वो माना है भाषा और विचार के बीच संबंध द्विदिशात्मक है। ठीक है, ये सीटेट का दिया हुआ आंसर है, भाषा और विचार के बीच संबंध। ये सीटेट का दिया हुआ आंसर है, रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट इज बाई डायरेक्शनल। To ensure focus on assessment for learning rather than assessment of learning is important to include assessment for learning हुआ formative assessment जो कंटिन्यू साल भर चलता है, ये देखने के लिए कि बच्चे में कमी कहाँ है, टीचर के पैडागोजी को चेंज करने की कहाँ जरूरत है। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग समेटिव असेसमेंट को कहते हैं जो रिजल्ट के लिए साल के एंड में होता है। ठीक है, तो किसको फोकस कर रहा है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग को फोकस दिया जाता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग से ज़्यादा, किस लिए, किसको इंक्लूड करने के लिए? तो ये किसको इंक्लूड करने के लिए दिया जाता है? सेल्फ असेसमेंट तो ठीक है, पीयर असेसमेंट भी ठीक है, क्वांटिटिव फीडबैक नहीं होना चाहिए, क्वालिटेटिव क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव दोनों होना चाहिए, कंपैरिजंस बिटवीन स्टूडेंट्स एंड क्वांटिटिव ऑन क्वांटिटिव पैरामीटर्स, कंपैरिजन स्टूडेंट के बीच में कभी नहीं करना चाहिए, कंपैरिजन हमेशा उसके खुद से करना चाहिए कि ये कल से बेहतर हुआ है या नहीं। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट। और क्वांटिटिव नहीं क्वालिटेटिव होता तो सही आंसर होता। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड किसी में नहीं दिया, हिंदी में पढ़ते हैं। सीखने के बजाय सीखने के लिए आकलन पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करने के लिए इसमें क्या शामिल करना चाहिए? स्व मूल्यांकन सही चीज है, सहकर्मी, ये देखो यहाँ पर दिया है गुणात्मक, गुणात्मक मतलब हो गया क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव जो है उसके अंदर क्वांटिटिव भी अपने आप आ जाता है। यहाँ पर ये गलती से दे दिया है क्वांटिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव नहीं होना चाहिए, क्वालिटेटिव होना चाहिए। ठीक है, क्वालिटेटिव होगा तब, अगर क्वालिटेटिव होगा तब फर्स्ट सेकेंड थर्ड दोनों होगा। ठीक है, ये गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड दोनों, तीनों तीनों आंसर होगा। तो इसका आंसर ये हो गया। इंग्लिश में यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव होगा। हिंदी में यहाँ पे सही है गुणात्मक प्रतिक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस प्रमोट्स इंक्लूजन इन एजुकेशन? कॉर्पोरल पनिशमेंट टू स्टूडेंट्स, ये तो गलत बात है। लर्निंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स, कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लर्निंग भी नहीं। रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, ये सही है। स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम नहीं। कॉर्पोरल पनिशमेंट अब मना है, आप किसी को कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। कंपटीशन के लिए आप नहीं पढ़ाएंगे, आप बच्चे के अंदर जो क्वालिटी है उसको बाहर लाएंगे और कंपटीशन के लिए तो वो खुद तैयार हो जाएगा। जब आप उसको अच्छे से पढ़ाएंगे तो वो खुद ही तैयार हो जाएगा। स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम नहीं रखना है, बच्चे के इंडिविजुअल नीड के अनुसार डिफरेंशिएटेड करिकुलम, फ्लेक्सिबल करिकुलम रखना है। और रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, यही है कि बच्चे में जो विभिन्नता है उसी के अनुसार उसको उसको रेस्पेक्ट देना है और उसको इंक्लूड करना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देती है? शारीरिक दंड मना है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नहीं सिखाना है, विविधता का सम्मान, ये सही आंसर है। और मानकीकृत पाठ्यक्रम नहीं होना है, लचीला पाठ्यक्रम होना है। Which of the following disability cause challenges in paying attention and sustaining long duration involvement in task?
कह रहा है कि किस डिसेबिलिटी के कारण जो है ज़्यादा देर तक अटेंशन नहीं दे पाता है और किसी काम में लंबे समय तक नहीं टिक के रह सकता है। ठीक है, तो ये कौन सी डिसेबिलिटी है? तो इसको कहते हैं ADHD। ADHD अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ADHD में क्या होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, वो एक जगह ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकता या ज़्यादा देर अटेंशन नहीं दे सकता, इसीलिए उसको काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर देना पड़ता है, क्योंकि वो अटेंशन ज़्यादा नहीं दे पाएगा और ज़्यादा देर तक किसी काम में टिक नहीं पाएगा। तुरंत उसका मन इधर, फिर तुरंत उसका मन उधर हो जाएगा, वो जरूरत से ज्यादा एक्टिव होता है। निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता ध्यान देने और कार्यों में लंबी अवधि की भागीदारी को बनाए रखने में चुनौती का कारण बनती है? तो ये है ADHD। ठीक है, ADHD में बच्चे एक जगह ज्यादा देर तक ध्यान नहीं देकर रख सकते हैं। इन ए क्लास हैविंग लर्नर्स फ्रॉम वेरियस लिंग्विस्टिक्स आइडेंटिटीज ए टीचर शुड प्रैक्टिस। एक क्लास में जो है लर्नर वेरियस लिंग्विस्टिक अलग अलग भाषा जानते हैं, तो उनको टीचर को क्या करना चाहिए? तो मल्टीलिंगुअलिज्म एक बहुत ही पॉजिटिव सा आंसर है, सेग्रीगेशन एक निगेटिव आंसर है, लेबलिंग भी निगेटिव आंसर है और स्टीरियोटाइप भी एक निगेटिव ही आंसर है। ठीक है, तो मल्टीलिंगुअलिज्म के साथ हमेशा जाना चाहिए। विभिन्न भाषाई पहचान वाले शिक्षार्थियों की कक्षा में एक शिक्षक को किसका अभ्यास करना चाहिए? बहुभाषावाद का। अलगाववाद कभी नहीं करना चाहिए, गलत चीज होता है, और लेबल भी लगाना गलत है। रूढ़िबद्धता, ये कहना कि तुम लड़के हो तो तुम फुटबॉल खेलो, तुम लड़की हो तो तुम फुटबॉल नहीं खेल सकती हो, इसी को कहते हैं रूढ़िबद्धता, ये भी एक गलत चीज है। यूज ऑफ मल्टीमीडिया फॉर कम्युनिकेशन विल हेल्प इंक्लूजन ऑफ। मल्टीमीडिया यूज ऑफ मल्टीमीडिया फॉर कम्युनिकेशन विल हेल्प इंक्लूजन ऑफ। मल्टीमीडिया का यूज जो है वो किसके इंक्लूजन के लिए किया जाता है? स्टूडेंट्स विथ इंटेलेक्चुअल डिफिकल्टीज, स्टूडेंट्स विथ गिफ्टेडनेस, स्टूडेंट्स विथ ऑटिज्म, स्टूडेंट्स विथ डिसलेक्सिया। तो मल्टीमीडिया का यूज तुमको लगता है सबके लिए करने में फायदा है? हर तरह के बच्चे में मल्टीमीडिया का यूज करिए क्या? तो मल्टीमीडिया का यूज आप हर तरह के बच्चे के लिए कर सकते हैं, चाहे वो गिफ्टेड हो, चाहे वो डिसलेक्सिया वाला हो, ऑटिज्म वाला हो, गिफ्टेडनेस हो, या कोई भी डिफिकल्टी वाला हो, आप हर तरह के बच्चे के लिए मल्टीमीडिया का यूज करिए। संचार के बहुमाध्यम के उपयोग से निम्नलिखित में से समावेशन किसके समावेशन में मदद मिलेगी? तो बौद्धिक चुनौतियों वाले, जो इंटेलेक्चुअल रूप से कमजोर है, जो गिफ्टेड है, जो ऑटिज्म वाला है और जिसको डिसलेक्सिया है, तो हर किसी के लिए मल्टीमीडिया अच्छा चीज ही होता है। आप ऑडियो वीडियो अगर सुनाएंगे किसी को क्लासरूम में तो वो हर किसी के लिए अच्छा ही होगा। ठीक है, आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ एप्रोप्रिएट एकोमोडेशन स्ट्रेटजी फॉर इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विथ स्पेसिफिक डिसेबिलिटी। स्पेसिफिक डिसेबिलिटी से कौन सा सही मैच हुआ है? जो जिसको डिसलेक्सिया है वो डिसकैलकुलिया प्रोहिबिशन ऑफ यूज नहीं, जिसको डिसकैलकुलिया मतलब उसको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, तो आप उसको कैलकुलेटर का यूज करने देंगे, मना नहीं करेंगे। डिसलेक्सिया गिविंग लॉन्ग एसे टू बी रिटन, जिसको डिसलेक्सिया है आप उसको लंबा ऐसे लिखने नहीं देंगे, क्योंकि उसको डिसलेक्सिया है, पढ़ने में दिक्कत है, तो उसको लिखने में, जिसको पढ़ने में दिक्कत होता है उसको ऑटोमेटिक लिखने में भी दिक्कत होता है। विजुअल इम्पेयरमेंट प्रोवाइडिंग रीड टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर, हाँ, अब जिसको देखने में दिक्कत है आप उसको ऐसा सॉफ्टवेयर दे देंगे जिससे कि वो पढ़ के उसको सुनाएगा, तो इससे उसको दिक्कत नहीं होगा। ऑटिज्म वाले को इंक्रीजिंग विजुअल ओवरलोड दे देंगे, अब जिसको ऑटिज्म है उसको ओवरलोड दे देंगे, तो ये भी गड़बड़ है। ठीक है, हिंदी में भी कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? गुणज वैकल्य, कैलकुलेटर के इस्तेमाल पर रोक, जिसको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है उसको आप कैलकुलेटर पे रोक नहीं करेंगे बल्कि अलग से कैलकुलेटर दे देंगे। जिसको डिसलेक्सिया है, पढ़ने में दिक्कत है, तो उसको लिखने में भी दिक्कत होगा, उसको लंबा लंबा लिखने के लिए नहीं देंगे। दृश्य हानि, पाठ को पढ़ने के जो देख नहीं सकता है उसको अगर पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर दे देंगे तो ये एक अच्छी चीज है। ठीक है,
मतलब कहने का मतलब है कि छात्रों की कमी के अनुसार उसको सुविधा प्रदान करेंगे, ठीक है। अश्लीलता वाले को दृश्य अधिभार बढ़ाएंगे नहीं उसका भाई, ये भी एक गलत बात है। तो होप कि आपको सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, बाय।